वेलकम टू SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर विद्यालय से मैं DP मौर्य। जैसा कि बच्चों आप लोगों को वैद्युत रसायन के पाठ के बारे में हम बता रहे थे, अब उसी में हमारा एक होता है बेटा विद्युत रासायनिक श्रेणी, जो कि इससे हमारे संबंधित 2-3 प्रश्न आपको अक्सर प्राप्त होते हैं। हम इसके विषय में आपको बताने का प्रयास करेंगे। ध्यान देना बेटा, विद्युत रासायनिक श्रेणी एक ऐसा श्रेणी होता है जो हमारे धातुओं और अधातुओं की जो मानक अपचयन विभव होता है उसके आधार पर हमारा ये निर्भर करता है। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे कि मानक अपचयन विभव का यहाँ पे हमारा क्या हुआ और ऑक्सीकरण मानक अपचयन विभव क्या होता है। इस सारे बातों को हम समझने के उपरांत ही अपने टॉपिक पे हम लोग चलना चाहेंगे। पहले बेटा हम लोग बात करेंगे ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। जैसे बेटा मान लीजिए कोई पदार्थ हमारा A है, A का हमारा B में परिवर्तन हुआ, या मान लो A का A में प्लस में परिवर्तन हुआ, या बेटा हमारा A का जो है यहाँ पे A माइनस में परिवर्तन हुआ। देखिए पहले इसके ऊपर कोई भी हमारा आवेश नहीं था, लेकिन बेटा यहाँ पे 0 से हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया, और यह बेटा हमारा 0 से क्या हो गया, माइनस हुआ। तो आप यहाँ पे 2 शब्द आपके सामने आ रहे हैं कि पदार्थ A ने अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया और पदार्थ यहाँ पर A ने अपने इलेक्ट्रॉनों का भी ग्रहण किया। मतलब क्या हुआ कि एक जगह पर पदार्थ A ने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया और एक जगह पे बेटा पदार्थ A ने इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर ग्रहण किया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर हम कहेंगे कि जब हमारा ऑक्सीकरण संख्या में अगर 0 से आप माइनस की ओर जाते हो तो यहाँ बेटा हमारा होता है अपचयन, अपचयन हमारा होता है। और जब बेटा हम लोग 0 से प्लस की ओर जाते हैं तो वहाँ पे हमारा होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, हमारा क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण होता है। मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। जब भी किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में अगर हमारा कोई भी तत्व अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, अगर त्यागता है तो वहाँ पे उसका हमेशा क्या होता है बेटा, हमारा अपचयन होता, ऑक्सीकरण होता है। और जब कोई तत्व हमारे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उसे को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कि आपका यहाँ पे अपचयन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना अपचयन और इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना अर्थात यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। लेकिन बच्चों जिसका हमारा होता है ऑक्सीकरण, ध्यान देना, जिसका होता है ऑक्सीकरण उसे हम बोलते हैं अपचायक, और जिसका होता है अपचयन उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकारक। ध्यान दीजिएगा, जिसका होता है ऑक्सीकरण उसको बोलते हैं अपचायक, और जिसका होता है हमारा अपचयन उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा ऑक्सीकारक होता है। तो ध्यान देना बेटा कि जब मानक अपचयन विभव का मान यहाँ पे लिखा गया है, मानक अपचयन विभव का मान, धातुओं का मानक अपचयन विभव ऋणात्मक में सबसे उच्च होता है। याद रखिएगा, धातुओं का मानक अपचयन विभव का मान सबसे उच्च होता है, ठीक है ना, ऋणात्मक में सबसे उच्च होगा, जबकि अधातुओं का मानक अपचयन विभव धनात्मक में सबसे ज़्यादा होता है। तो बच्चों एक बार ध्यान देना कि जिसका मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव का मान, अगर बेटा ध्यान देना, मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक में अगर आपका ज़्यादा है, ध्यान देना, अगर ऋणात्मक में आपका मानक अपचयन विभव अगर ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि आप एक प्रबल अपचायक हो। ध्यान देना, ऋणात्मक में जिसका मानक अपचयन विभव जितना ज़्यादा होगा आप उतना ही प्रबल अपचायक होगे। ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसका ऋणात्मक में मानक अपचयन विभव का मान माइनस में जितना ज़्यादा होगा
वह प्रबल अपचायक गुण को रखेगा। और ऐसा भी कह सकते हैं, धनात्मक में जिसका मानक अपचयन विभव का मान ज्यादा होगा वह एक प्रबल आक्सीकारक होगा। तो मतलब बेटा यहाँ पे यह समझ में आ रहा है, जिसका अपचयन होगा वह कहलाता है आक्सीकारक। और आक्सीकारकों को हम कहते हैं कि आपका प्रबल आक्सीकारक क्यों हो, क्योंकि आपका मानक अपचयन विभव का मान धनात्मक है। और जिसका मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक में ज्यादा होगा वह प्रबल अपचायक होंगे, क्योंकि धातुओं का हमेशा होता है आक्सीकरण। और धातुओं का जब भी होगा आक्सीकरण तो वहां पे हम लोग कहेंगे कि आप एक प्रबल अपचायक हो। ध्यान से समझिएगा, ऋणात्मक में अपचयन बहुत ज्यादा, आप प्रबल एक क्या हो बच्चों, आप कहोगे प्रबल एक अपचायक हो। अगर धनात्मक में, अगर यही मान धनात्मक में ज्यादा होता है तो आप कहते हो कि आप एक प्रबल आक्सीकारक हो। इसको ध्यान में रखिएगा, आक्सीकारक हो, एक प्रबल आक्सीकारक हो। कब? जब धनात्मक में मान आपका सबसे ज्यादा होगा। तो ध्यान देना, धनात्मक में मान ज्यादा होगा तो आप एक प्रबल आक्सीकारक के रूप में कार्य करते हो। ठीक है। धातुओं में अगर सक्रियता का क्रम देखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन सा धातु हमारा सक्रिय होता है, तो सबसे प्रबल धातु, सबसे ज्यादा सक्रिय वही धातु माना जाएगा जिसका मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक में सबसे ज्यादा होगा। याद रखेगा कि हमारा यहां से एक हम श्रेणी की बात करते हैं, जिन तत्वों की, जो तत्व हमारे इस श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर दिए गए हैं, यहां से हम कहते हैं कि हमारा मानक अपचयन विभव का मान ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो ऋणात्मक में वो घटता है और लास्ट तक हाइड्रोजन तक आते आते शून्य हो जाता है। लेकिन बच्चों जैसे ही हम लोग हाइड्रोजन के नीचे जाते हैं, यहां से हमारा मानक अपचयन विभव का मान धनात्मक में बढ़ता जाता है। ध्यान देना बेटा कि मानक अपचयन विभव का मान हमारा लिथियम से लेकर Fe तक जैसे जैसे आएंगे हमारा माइनस में संख्या उनकी घटती जाएगी और लास्ट में हाइड्रोजन तक 0 होगा। अर्थात जो हमारे हाइड्रोजन के ऊपर हमारे एलिमेंट विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हमारे हाइड्रोजन के ऊपर हमारे एलिमेंट हैं, या कहेंगे कि जिनका मानक अपचयन विभव ऋणात्मक होगा वो सभी हमारे हाइड्रोजन के नीचे ऊपर होंगे, और ऊपर वाले जो होते हैं वो हमेशा एक हमारा अपचायक का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखते हैं और उनके अंदर धात्विक गुण भी सबसे ज्यादा होगा। और जिनकी धात्विक गुण सबसे ज्यादा होगा उनके अंदर हमारा अधात्विक गुण सबसे कम होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा बच्चों, ध्यान से समझिए। जैसे हमारा एक लिखा है एलिमेंट ए, एक एलिमेंट बी, एक एलिमेंट सी, एक एलिमेंट डी, सबका मैंने मानक अपचयन विभव लिख दिया। किसी का है -7.073 वोल्ट, किसी का है 0.83 वोल्ट, किसी का है बेटा प्लस या माइनस हम सबको लेते हैं 0.60 वोल्ट, और यहाँ पे कहेंगे 50 वोल्ट। अगर बेटा आपसे इसमें कहता है, हमारे कई प्रश्न हैं, पहला प्रश्न हम आपको इससे करना चाहेंगे। आप ये देखिए सबका अपचयन विभव, हमारे 4 एलिमेंट हैं, चारों एलिमेंटों का यह आपसे क्रम पूछ रहा है कि इसमें सबसे प्रबल क्रियात्मक, प्रबल सक्रिय तत्व कौन सा है। प्रबल सक्रिय तत्व हमारा वही होगा बच्चों जिसका प्रबल तत्व अर्थात सबसे सक्रिय तत्व कौन होगा, तो आप कहोगे इन चारों तत्वों में
जिसका माइनस में मानक अपचयन विभव का मान सबसे ज्यादा होगा वो सबसे प्रबल धातु होगा। तो हम देख रहे हैं बच्चों, हमारा जो तत्व बी है इसका माइनस में अपचयन विभव का मान सबसे ज्यादा है, अतः आप एक सक्रिय धातु हो। ठीक, अगर इसी धात्विक क्रम को अगर आपको लगाना है सबसे प्रबल सक्रिय धातु कौन है, तो आप कहोगे बी के बाद बच्चों कौन है, तो कहोगे ए का नंबर, और ए के बाद हमारा सी का नंबर, और इसके बाद बेटा हमारा कौन है, डी का नंबर। मतलब कि इन चारों तत्वों में सबसे प्रबल धातु कौन हुआ, जिसका ऋणात्मक में मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा था, और सबसे दुर्बल धातु हमारा कौन सा हुआ, तो आप कहेंगे कि हमारा डी। धातुओं का क्रम, ये कौन सा क्रम है, धातुओं का क्रम, ये धातुओं क्रम की बात कर रहा है। अगला बेटा हम बात करेंगे, अगर इसी प्रश्न में हम एक प्रश्न और बोलते हैं कि इन चारों में सबसे प्रबल अपचायक कौन है, तो हम कहेंगे इसमें हमारा प्रबल अपचायक कौन होगा, तो कहेंगे प्रबल अपचायक हमारा इन चारों में ए बी सी डी हमारे दिए हुए हैं। अपचायक का क्रम बताइए, सबसे प्रबल अपचायक कौन होगा, तो आप यही मैंने आपको बताया कि माइनस में जिसका मानक अपचयन विभव का मान, माइनस में जिसका मानक अपचयन विभव का मान सबसे ज्यादा होगा वह प्रबल एक अपचायक होगा। तो हम देखेंगे वही क्रम बेटा जो हमने धातुओं का क्रम लिया है, वही क्रम हमारा प्रबल अपचायक का भी होगा, अर्थात सबसे प्रबल अपचायक हमारा होगा बी, और सबसे उसके बाद ए, फिर हमारा सी, इसके बाद डी होते हैं। अगर इसे हम कहते हैं आक्सीकारक गुण, आक्सीकारक का क्रम क्या होगा, तो हम कहेंगे आक्सीकारक का जो क्रम होना चाहेगा वह बेटा जस्ट उल्टा होगा। जो सबसे प्रबल अपचायक होंगे वो सबसे दुर्बल आक्सीकारक होंगे, जो सबसे दुर्बल अपचायक होंगे वो सबसे प्रबल आक्सीकारक होंगे। उसका मतलब कि उल्टा क्रम है बेटा। यहाँ पे हमने देखा ए बी सी डी में मैंने तुलना किया कि सबसे प्रबल अपचायक कौन था, तो आपने कहा बी, और सबसे दुर्बल कौन था, तो आपने कहा डी। तो यही तरीका, जो प्रबल अपचायक होगा आक्सीकारक के क्रम में वह सबसे कम होगा, और जो हमारा दुर्बल अपचायक था वो हमारा क्या बन जाएगा, प्रबल आक्सीकारक। तो यही हमारा आक्सीकारक का क्रम बन जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से हम लोग बात करना चाह रहे हैं। इससे काफी संबंधी हमारे परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं कि हमारा कौन सा प्रबल धातु है, कौन सा प्रबल आक्सीकारक है, कौन सा प्रबल हमारा अपचायक है। तो इसका एक ही नियम बेटा कि हमारा जिसका ऋणात्मक में मानक अपचयन विभव का मान सबसे ज्यादा होगा वह प्रबल अपचायक, प्रबल धातु और दुर्बल आक्सीकारक होगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, और उसी की सबसे ज्यादा क्रियाशीलता होगी। यही 4 पॉइंट आप याद रखिए। आपकी पूरी कहानी 1 2 3 विकल्प तो या 1 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे आपकी बोर्ड के एग्जाम में जो इससे हमारे संबंधित हो सकते हैं। जैसे बच्चों एक प्रश्न हमारा पूछता है, आप लोग कहते हो कि आवर्त सारणी में क्षार धातुएं सबसे ज्यादा क्रियाशील होती हैं। क्षार धातुएं सबसे ज्यादा क्रियाशील होती हैं, क्यों होती हैं? क्योंकि क्षार धातुओं का मानक अपचयन विभव अन्य समूह के तत्वों की अपेक्षा ज्यादा होता है। माइनस में ध्यान दीजिएगा, क्षार धातुएं या क्षारीय मृदा धातुएं या कोई भी धातुएं जो होती हैं सबसे ज्यादा क्रियाशील क्यों होती हैं? इसका कारण यही होता है, धातुओं के क्रियाशीलता का आशय ये होता है क्योंकि उनका ऋणात्मक में मानक अपचयन विभव का मान सबसे ज्यादा होता है। ऋणात्मक मानक अपचयन विभव ज्यादा होने के कारण उनके तमाम गुण निकालते हैं। जैसे अभी हम इससे कह दें कि जैसे बेटा आपके मैंने 4 एलिमेंट ले लिया, लिथियम, सोडियम और आपका पोटेशियम और आपका ले लिया बेटा हमारा मान लीजिए कैल्शियम। इन चारों एलिमेंटों में अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे ज्यादा
कौन सा धात्विक गुण रख रहा है और कौन सा अधात्विक गुण सबसे ज्यादा रखेगा। तो सोचना नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं सोचना है। हम यहीं से बात करेंगे कि जो हमारी मानक अपचयन विभव के माध्यम से जो हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी दिया गया है, इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम देखेंगे कि जो तत्व सबसे ऊपर होगा, हमारे यही मैंने 4 प्रथम तत्वों को लिया है, अगर इन चारों में अगर कोई कंपेयर करता है कि आप ये बताइए कि सबसे प्रबल धातु कौन होगा, तो आप कहेंगे महोदय जिसका ऋणात्मक में मानक अपचयन विभव का मान सबसे ज्यादा होगा वह प्रबल धातु होगा। और उसी ऋणात्मक में, क्योंकि हम जानते हैं कि H के ऊपर सभी का ऋणात्मक में होता है, लेकिन हम कंपेयर करेंगे कि जिसका माइनस में संख्या कम होगी वह एक दुर्बल धातु होगा, अर्थात वह एक अधातु होगा। मतलब अधात्विक गुण कौन रखेगा, तो अधात्विक गुण वही रखेगा हमारा जो धात्विक गुण हमारे कम रखते हैं। हमारे 7th परिवार के एलिमेंट, हाइड्रोजन परिवार के जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे अधातु होते हैं, वो सभी एक प्रबल आक्सीकारक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि प्रबल आक्सीकारक आप इसलिए होगे क्योंकि आपका मानक अपचयन विभव का मान धनात्मक में सबसे ज्यादा होता है, और जिसका मानक अपचयन विभव का मान धनात्मक में सबसे ज्यादा होगा वो हमेशा एक प्रबल आक्सीकारक के रूप में ही कार्य करेगा, क्योंकि हमेशा तुम्हारा होगा अपचयन। अपचयन क्यों होगा? क्योंकि आप कभी भी ऐसा कोई कंडीशन फॉलो करते ही नहीं जहां पे इलेक्ट्रॉनों को आपको ग्रहण करना न पड़े, त्याग करना पड़े। आप जनरली 90% आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हो। जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा वो हमेशा कहलाएगा उसका अपचयन, और अपचयन का मतलब हुआ कि आप एक प्रबल आक्सीकारक होते हैं। हमारे जितने भी धातुएं होती हैं उन सभी के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि मेन यही हमारा है कि अपचयन विभव ऋणात्मक में देखिए, अगर मान लीजिए बेटा कुछ ऐसे भी कंडीशन हमारे आते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा ये आपका आ गया ABCD, जिसमें 2 का बेटा 2 का मैंने क्रम बिगाड़ दिया, A का नेगेटिव है, B का प्लस में है, C का प्लस में है और D का माइनस में है। अब इसमें कोई पूछता है कि सबसे प्रबल आक्सीकारक कौन है या सबसे प्रबल अपचायक कौन है, तो मैं केवल एक बात करूंगा, प्रबल अपचायक वही होगा जिसका माइनस में संख्या सबसे ज्यादा होगी। तो माइनस में संख्या सबसे ज्यादा हमारा किसका है बेटा? A का है। इस प्रश्न में हम देखेंगे कि माइनस वाला कोई है क्या? हाँ है, ये 2 माइनस में है, इनमें कौन सा ज्यादा है? तो आपने कहा A का, तो A हमारा एक प्रबल क्या बन गया? अपचायक है ये, दैट्स ओके। अगर इसमें कोई पूछता है कि सबसे प्रबल आक्सीकारक कौन होगा, तो सबसे प्रबल आक्सीकारक बेटा हमारा वो होगा जिसका धनात्मक में मान सबसे ज्यादा होगा। तो आप देखिए इसमें धनात्मक में मान सबसे ज्यादा किसका है, तो आप कहेंगे B का, कि B हमारा एक प्रबल आक्सीकारक हो गया। ध्यान दीजिएगा, धनात्मक में ज्यादा मान होगा तो वहां पे हम लोग कहेंगे आप प्रबल आक्सीकारक हो गए, और ऋणात्मक में ज्यादा मान होगा तो आप क्या कहोगे? आप एक प्रबल अपचायक हो गए। ये हमारे प्रश्न का थीम था। और इसी आधार बेटा अगर सपोज करिए अगर इसी में कोई पूछता है कि प्रबल धातु कौन सा है, तो प्रबल धातु वही होगा जिसका सबसे ज्यादा अपचायक गुण होगा। जो सबसे प्रबल अपचायक होगा वही हमारा धातु होगा। तो A हमारा धातु है, B हमारा क्या है? यह एक अधातु है, क्योंकि आप एक आक्सीकारक गुण रख रहे हैं। मैंने कहा धातुएं अपचायक गुण नहीं, ज्यादा कम ज्यादा कहेंगे ज्यादा, ठीक। आक्सीकारक गुण कौन रखता है? कहेंगे अधातु। क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हो, और हमारे धातुएं क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। जो त्याग करता है वो सबसे प्रबल आक्सीकारक होता है, ठीक है ना। अगर बच्चों मान लो कि चारों हमारे प्लस में हो गए, अब बड़ी समस्या बनी, हमारे प्रश्न का थीम बन गया। अब कोई बोलता है कि सबसे प्रबल आक्सीकारक कौन होगा? बेटा सबसे प्रबल आक्सीकारक वही होगा जो धनात्मक में सबसे ज्यादा होगा। तो धनात्मक में सबसे ज्यादा कौन सा है बेटा? B है, ठीक। जो हमारा B है वो प्रबल आक्सीकारक हो गया। और कहेंगे कि प्रबल अपचायक कौन होगा? तो धनात्मक में जिसका मान सबसे कम होगा वह प्रबल अपचायक के रूप में कार्य करेगा। अर्थात बेटा हमारा कौन है? D।
अगर डी हमारा एक प्रबल अपचायक है इन चारों में, तो हम कहेंगे कि आप सबसे ज्यादा कोई पूछे कि ए बी सी डी में सबसे ज्यादा धात्विक कौन रखता है, तो सबसे ज्यादा धात्विक गुण वही रखेगा जो सबसे प्रबल अपचायक होगा। तो सबसे प्रबल धातु बेटा इसमें इन चारों में कौन है, तो आप कहेंगे हमारा डी होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपकी किताबों में इंगित किए गए हैं। आइए मैं कुछ रिएक्शन से बात करता हूं कि कुछ रिएक्शंस हमारे यहाँ संभव होते हैं और कुछ रिएक्शन संभव नहीं होते। आइए हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के एक महत्व की छोटी सी जानकारी आपको एक झलकी देना चाहता हूं। आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा कि जैसे किसी भी अम्ल में अगर हम लोग किसी भी अम्ल में धातुओं को डालते हैं तो हमारा हाइड्रोजन विस्थापित होता है, अर्थात वहां पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो लेकिन बेटा ध्यान देना, अम्लों से हाइड्रोजन वही गायब कर पाएंगे जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से कहाँ होंगे, ऊपर होंगे। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हमारा हाइड्रोजन सबसे ऊपर हमारा एलिमेंट होता है आपका Zn। तो कहेंगे Zn में हम बात करेंगे, यहाँ पे गायब होगा, कहेंगे Zn SO4 प्लस H2 यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे यह क्रिया संभव है। आप बताइए इसे कहते हैं हम लोग अगर कापर लेते हैं, कापर को अगर हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो क्या ये कापर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर डालने पर हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा कि नहीं करेगा, तो आप कहोगे नहीं करेगा। आप सभी जानते हो अगर बड़े अधिकारी आते हैं तो छोटे अधिकारी ऑटोमेटिक अपनी कुर्सी को छोड़ देते हैं, अगर छोटे अधिकारी आएंगे तो बड़े अधिकारी अपना कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। मतलब कहने तात्पर्य ये होता है कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी हमारी बनाई गई है ये नीचे वाले अधिकारी हैं, हाइड्रोजन के नीचे वाले अधिकारी, ये हाइड्रोजन के ऊपर वाले अधिकारी हैं। अगर नीचे वाले अधिकारी आएंगे तो ऊपर वाला नहीं हटेगा, लेकिन अगर ऊपर वाला आएगा तो नीचे वाला उड़ जाएगा। तो आप यहीं से आंकड़ा मार सकते हो, क्या हमारा Cu नीचे है या से कि ऊपर, तो आपने कहा सर नीचे है, तो नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता, अर्थात यह अपक्रिया संभव नहीं है। याद रखिएगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में किसी भी अम्ल में अगर आप किसी भी धातु को डालते हो तो वह हाइड्रोजन तभी गायब होगा वहां से जब विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन के ऊपर होंगे। अगर जो हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट हैं जितने भी दिखाई दे रहे हैं आपको, अगर वो रहते हैं तो कभी भी हमारा वो गायब नहीं होगा। लास्ट रिएक्शन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक रिएक्शन हमारे पास और है जिसे बेटा आप लोग कहते हो जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया गया। जिंक चूर्ण को अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया गया तो क्या यह रिएक्शन संभव है कि नहीं, तो आप टेंशन मान लीजिए, हाँ ये संभव है कि नहीं। मान लीजिए कि ये लिख देता है ऐसा ZnSO4 और यहाँ पे Cu को विस्थापित कर दिया, क्या यह रिएक्शन सही है या गलत। वही रूल, ऊपर वाला अधिकारी नीचे वाला अधिकारी। चेक कर लो कि रेस जो श्रेणी आपने लिखा हुआ है इस श्रेणी में Zn ऊपर है कि Cu ऊपर है, तो आपको साफ साफ समझ आ रहा है कि Zn हमारा इस श्रेणी में Cu से ऊपर है, तो ऊपर वाला अधिकारी आएगा तो नीचे वाला ऑटोमेटिक हट जाएगा। इसी क्रम के आधार पे हम लोग बात करेंगे। अगर वही कोई कहता है कि Cu है प्लस आपका ZnSO4 है, यह अपक्रिया संभव है कि नहीं, तो आप कहेंगे जी नहीं, यह अपक्रिया संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता क्योंकि Zn हमारा ऊपर है और कॉपर नीचे, अर्थात यह वाले रिएक्शन संभव नहीं है। आप लोगों को इसी के आधार पर तमाम प्रकार की जो भी हमारी जानकारियाँ होती हैं हम आपको अगली क्लास में फिर से बताएंगे, और प्रयास करिएगा जहाँ से भी हो इस श्रेणी को याद रखिए। इसमें दो चीज़ें हमारी मुख्य है, मानक अपचयन भी हो और धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक की क्या कंडीशन है और ऋणात्मक की क्या कंडीशन है, हमने आपको बताने का प्रयास किया। जहाँ भी कोई समस्या हो आप उसको कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।